अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर आपके साथ डिस्कस किया था उसमें हमने अकाउंटिंग फॉर अकाउंट रिसीवेबल और बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर द बैड डेट इसके बारे में डिस्कशन की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है जी, बेसिकली जो कंटेंट कवर करेंगे वो है मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट, accounting in the book of both consignor or consignee, profit and loss measurement and its accounting, stock valuation, commission in general and del creditor, कमीशन, अकाउंटिंग अंडर कॉस्ट प्लस मेथड एंड इनवाइस प्राइस मेथड। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को ताकि आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सी इंफॉर्मेशन भी हो और आप इसको स्टडी करें। अच्छा जी, मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है इसके बारे में हम पहले पढ़ते हैं। इन अकाउंटिंग द टर्म कंसाइनमेंट अकाउंट रिलेट टू अकाउंट्स डीलिंग विद सिचुएशन वेयर वन पर्सन और फर्म send goods to another person on the basis that the good will be sold on behalf of and at the risk of the former। तो बेसिकली कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है, इसमें एक पर्सन या कोई फर्म भी हो सकती है या कोई पर्सन भी हो सकता है, वो गुड्स को बेचता है किसी दूसरे पर्सन को, ठीक है, ताकि ये जो गुड्स हैं इनको बेचा जा सके ऑन द बिहाफ ऑफ उस बंदे के बिहाफ पर और एट द रिस्क ऑफ द फॉर्मर, और जिसने इस गुड को आगे सेंड किया है उसके रिस्क के ऊपर। अच्छा जी, एग्जांपल ये दे रहा है, कंसाइनर एक है, ठीक है, कंसाइनी बहुत सारे हो सकते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ कंसाइनमेंट, इसमें कुछ इसने आपको डिस्क्रिप्शन दी है जिसमें वो आपको बताएगा कि बेसिकली जो कंसाइनमेंट है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो जब हमने लार्ज स्केल प्रोडक्शन करनी हो, ठीक है, तो कंसाइनमेंट जो है ये प्रोड्यूसर्स को हेल्प आउट करती हैं ताकि वो अपनी सेल को इंक्रीज कर सकें। इसी तरह मैन्युफैक्चरर के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रॉफिटेबल है, ताकि जो डिफरेंट प्लेसेस पे कंपनीज की जो ब्रांचेस हैं डोमेस्टिक लेवल पर या दूसरे किसी कंट्री में, वहां तक इन गुड्स को पहुंचाया जा सके, ठीक है। और इसी तरह जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स हमारे होते हैं, जिनको हम कहते हैं जो फ्यूचर में हमारे बायर्स बन सकते हैं, इनको हम इजीली अप्रोच नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो कंसाइनमेंट के थ्रू जो है, ये कंसाइनर के थ्रू जो है, हम इन तक अप्रोच कर सकते हैं और ये हम तक अप्रोच कर सकते हैं और जो गुड्स हैं या जो स्टॉक है इन तक पहुंचाया जा सकता है। अच्छा जी, नेम ऑफ पार्टी क्या है इसमें, दो इसमें पार्टीज होंगी, एक कंसाइनर है और दूसरा कंसाइनी। कंसाइनर के बारे में हम पढ़ लेते हैं, ये बेसिकली प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या है, प्रोड्यूसर भी हो सकता है, कोई फर्म भी हो सकती है जो कि अपने गुड्स को बेचती है, ठीक है, किसी एजेंट के थ्रू, ठीक है जी। अब कंसाइनी क्या है, कंसाइनी हमारा एजेंट है, ठीक है, ये वो पर्सन होगा जो हमारे गुड्स को बेचेगा आगे, ठीक है, और इसके अगेंस्ट वो हमसे कुछ कमीशन चार्ज करेगा। अब वो कमीशन जो है वो कितनी टाइप्स का है, एक तो सिंपल कमीशन है, डेल क्रेडिटर कमीशन है और ओवरराइडिंग कमीशन। इनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो कमीशन क्या है जी, कमीशन इज द रिन्यूमरेशन पेड बाय द कंसाइनर टू द कंसाइनी फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड टू द फॉर्मर फॉर सेलिंग द कंसाइन्ड गुड्स। तो बेसिकली कमीशन हम उस बंदे को देते हैं जो हमें हेल्प आउट करता है हमारे गुड्स को सेल आउट करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली कंसाइनर जो है ये एक मिडल मैन आप कह सकते हैं, ठीक है, बिटवीन द कंसाइनर, ठीक है, और द पर्सन हु वांट टू परचेज द गुड्स। अच्छा जी, अब यहाँ वो कह रहे हैं, 3 टाइप्स ऑफ कमीशन कैन बी प्रोवाइडेड बाय द कंसाइनर टू द कंसाइनी एज पर द एग्रीमेंट, ईदर साइमल्टेनियसली और इन आइसोलेशन। दे आर, सबसे पहले है जी ऑर्डिनरी कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन में एक फिक्स परसेंटेज आप ग्रॉस सेल के ऊपर लगा देंगे, ठीक है, जो कि लगाएगा कंसाइनी, ठीक है, और जितनी जो गुड्स हैं वो सेल आउट होंगी उसी हिसाब से उसको कमीशन जो है वो दिया जाएगा। अब बेसिकली ये जो टाइप है कमीशन की, इट डजंट गिव एनी प्रोटेक्शन टू द कंसाइनर फ्रॉम बैड डेट, ठीक है। बैड डेट हमने लास्ट टाइम भी आपके साथ डिस्कस किया था। बैड डेट का क्या मतलब है कि वो पैसा जो कि आपको रिकवर नहीं हो सकता, मिल नहीं सकता, ठीक है। इसी तरह डेल क्रेडिटर कमीशन है, ये जो कमीशन है ये उस वक्त दिया जाता है जब आपने सेल को इंक्रीज करना है और कंसाइनी जो है वो इनकरेज होता है कि वो क्रेडिट सेलिंग की तरफ जाए, ठीक है। अब इसमें से जी, कंसाइनर प्रोवाइड एन एडिशनल कमीशन generally known as the del creditor commission. This additional commission when provided to the consignee give a protection to the consignor against bad debt. तो बेसिकली ये डेल क्रेडिटर जो कमीशन है ये ज्यादा एडिशनल कमीशन जो है वो कंसाइनी जो को दिया जाता है कंसाइनर की तरफ से, ताकि जो बैड डेट्स हैं उनको हम कम से कम कर सकें, ठीक है। उसके बाद है ओवर राइडिंग कमीशन। इट इज एन एक्स्ट्रा कमीशन अलाउड बाय द कंसाइनर टू द कंसाइनी टू प्रमोट सेल एट हायर प्राइसेस देन स्पेसिफाइड और टू इनकरेज द
consignee to put hard work in introducing new product in the market. तो basically ये ओवर राइडिंग कमीशन जो है ये भी एक्स्ट्रा कमीशन है जो कि कंसाइनर जो है वो कंसाइनी को देगा ताकि उसकी सेल जो है वो ज़्यादा हो सके और हायर प्राइसेस पे वो अपनी सेल को कर सके। और अगर उसकी कोई कंसाइनर की कोई प्रोडक्ट ऐसी है जो कि न्यू है तो वो न्यू प्रोडक्ट जो है वो किसी मार्केट में इंट्रोड्यूस भी करवा सके। तो ये सारी चीज़ें जो है ये एक्स्ट्रा कमीशन जो है ये कंसाइनी को दिया जाएगा ताकि उसकी जो गुड्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट हो सके। अच्छा जी, ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट है रिगार्डिंग दी कंसाइनर एंड दी कंसाइनी, ये आपने थोड़ा सा स्टडी कर लेना और ये आपने मुझसे फिर डिस्कस करना है कि इंपॉर्टेंट नोट्स में ये जितने नोट्स उसने बताए हैं क्या आपको समझ आए या नहीं है। बेसिकली इसमें भी वो आपको प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप भी बता रहे हैं। ठीक है जी, तो ये आपने थोड़ा सा स्टडी कर लेना है और उसके बाद आप मुझसे ये डिस्कस करेंगे। हमारी जो लेक्चर की टाइमिंग होगी 2 आवर्स की, उसमें हम इन्हीं इम्पोर्टेंट नोट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी, और आप मेरे साथ इन इम्पोर्टेंट नोट्स को डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर हुई हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी तक क्लियर नहीं हुई। अच्छा, उसके बाद है जी कंसाइनमेंट और सेल में बेसिकली डिफरेंस क्या है। हमने बेसिस कुछ बना ली है, नेम ऑफ पार्टीज है, रिलेशनशिप है, रिटर्न ऑफ गुड्स है, आफ्टर डिलीवरी एक्सपेंस है, रिटर्न और रिवॉर्ड है, ट्रांसफर ऑफ रिस्क है, और फिर हम इन तमाम बेसिस को कंसाइनमेंट और सेल इन दोनों में देखेंगे। अब फॉर एग्जांपल जिसने सबसे पहली बेस उसने बनाई है नेम ऑफ पार्टी, तो कंसाइनमेंट अगर होगी तो कंसाइनर और कंसाइनी हो जाएंगे, लेकिन अगर हम सेल की तरफ जाएंगे, अगर ये सेल की ट्रांजैक्शन होगी तो फिर सेलर और बायर हो जाएगा। इसी तरह रिलेशनशिप देखें तो प्रिंसिपल एजेंट का होगा कंसाइनमेंट में, लेकिन सेल में डेटर एंड क्रेडिटर का हो जाएगा। इसी तरह रिटर्न ऑफ गुड्स की अगर हम बात करें तो कंसाइनमेंट में जो है वो कंसाइनी का राइट होगा गुड्स के ऊपर। ठीक है, ही इज नॉट इन पोजीशन टू सेल देम। और अगर सेल की तरफ जाएं तो फिर क्या होगा जी, इनसे केस ऑफ सेल गुड्स वन फॉर कैन नॉट बी रिटर्न टू द सेलर। तो इस तरह आपने ये 6 पॉइंट जो है ये आपने थोड़े से स्टडी कर लेने, और इसी से रेलिवेंट आगे भी ये आपको डिस्टिंक्शन बता रहा है बिटवीन कंसाइनमेंट एंड सेल। तो अगर आप चाहें तो वो स्लाइड भी आप कवर कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप इन स्लाइड पर से भी इसको स्टडी कर सकते हैं। दोनों में काफ़ी हद तक एक जैसी ही चीज़ें बताई हुई हैं। अगर कोई डिफरेंट चीज़ होगी तो वो एक्सपेंसेस को लेके वो आपको बता रहा है कि एक्सपेंसेस जो होंगे वो कंसाइनी के एंड पे कैसे होंगे और सेल के एंड पे कैसे होंगे। ओके जी, उसके बाद है जी कंसाइनमेंट लॉस। तो बेसिकली गुड्स जब भेजी जाती हैं कंसाइनर से कंसाइनी की तरफ तो फिर दो तरह के लॉसेस हो सकते हैं, एक नॉर्मल लॉस और एक अब नॉर्मल लॉस है। तो नॉर्मल लॉस क्या है जी, इट इज दैट लॉस विच अराइज ड्यू टू द नेचर ऑफ गुड्स और टाइप ऑफ गुड्स, दिस लॉस कैन नॉट बी फुली चेक और नो फुली कंट्रोल। अब उसने कहा कि ये वो लॉस है जो कि हो सकता है कि गुड जो आप भेज रहे हो उसकी टाइप के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, ये उसकी नेचर के अंदर प्रॉब्लम हो, तो इस तरह का जो लॉस है या फुली चेक नहीं इसको कर सकते, इसके ऊपर कंट्रोल भी नहीं कर सकते। एग्जांपल वो आपको दे रहा है, लॉस ऑफ कॉल ड्यू टू लोडिंग एंड अनलोडिंग। जिस तरह कोयले का लॉस हो गया, आप जब लोड कर रहे होंगे तब भी ज़ाया हो रहा होगा, जब अनलोड कर रहे होंगे तब भी ज़ाया होगा। तो ये नॉर्मल लॉस के एग्जाम्पल हो गए। देन है जी हमारे पास एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस में मजीद वो आगे बता रहा है कि इसको हमने सब डिवाइड किया है, एक तो लॉस इन ट्रांजिट है और दूसरा लॉस एट कंसाइनी प्लेस है। तो एबनॉर्मल लॉस अगर होगा तो वो नेग्लिजेंस या केयरलेसनेस की वजह से हो सकता है। इस लॉस को हम फुली चेक भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं, और इसको हमने दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया है। लॉस इन ट्रांजिट है अगर, तो ये कौन सा होगा, ये एबनॉर्मल लॉस होगा। ये उस वक्त होगा कि जब कंसाइनर से कंसाइनी की तरफ गुड्स को रवाना किया जा रहा होगा, या ऑन द वे होंगी। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल उसने दी है कि जैसा गुड्स जो है वो बाज दफा रास्ते में ही खराब हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं किसी एक्सीडेंट की वजह से, तो ये लॉस इन ट्रांजिट कहलाएगा। देन है जी लॉस एट कंसाइनी प्लेस। अब इट इज दैट टाइप ऑफ abnormal loss which occurs take place after reaching the good टू कंसाइनी। फॉर एग्जाम्पल गुड्स में बी डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब ये वो लॉस होगा जो कि कंसाइनी की प्लेस पर पहुंचने के बाद हुआ, जहाँ गुड्स को आग लगी, जैसे ही वो कंसाइनी के पास पहुंची और वो डिस्ट्रॉय हो गई। ओके जी, उसके बाद है क्लास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अगर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखें तो बुक ऑफ कंसाइनर में हमने देखना होगा कि किन अकाउंट्स को हमने डील करना है, और बुक ऑफ कंसाइनी में देखना होगा। तो सबसे पहले हम बुक ऑफ कंसाइनर के एंड पे देखते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट हम देखेंगे, कंसाइनी अकाउंट देखेंगे, फिर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। इन सारी चीज़ों को हमने, इन ट्रांजेक्शन्स को हमने रिकॉर्ड करना होगा। और अगर हम बुक्स ऑफ कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर कंसाइनर होगा, ठीक है, उसका अकाउंट होगा, और फिर कमीशन अकाउंट होगा।
ओके, देन है जी मेथड्स। मेथड ये आपको बताएगा दो, बेसिकली इन्होंने मेथड हमें पहले बता दिए थे कि दो डिफरेंट मेथड से हम इन अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, जो कि रिलेट करते हैं कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स के साथ। तो पहला मेथड जो है वो है जी कॉस्ट प्राइस मेथड, और जो सेकंड है वो है इनवाइस प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। अंडर दिस मेथड एंट्रीज रिलेटिंग टू कंसाइनमेंट इन द बुक ऑफ कंसाइनर आर पास विद द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड एंड अमाउंट स्पेंट और एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम। अब ये जो कॉस्ट प्राइस है, बेसिकली ये वो प्राइस होती है जिसके ऊपर आप चीज़ों को एक्चुअल प्राइस के ऊपर या एक्चुअल कॉस्ट आपको जो पड़ी है उस पर आपने जो चीज़ों को परचेज किया है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो कॉस्ट प्राइस होगी ये रिलेट करेगी कंसाइनमेंट के साथ, और ये कंसाइनर के बुक के साथ बेसिकली रिलेट कर रही होगी। ठीक है, जिसके अंदर आप एक्चुअल कॉस्ट बताएंगे, फिर अमाउंट जितनी आपकी स्पेंड हुई है और जितना एक्सपेंस हुआ है वो आप इसमें बता रहे हो। जी क्लास, अब सेकंड जो मेथड है हमारे पास वो है जी इनवाइस प्राइस का। अब इनवाइस प्राइस जो है इसमें, व्हेन कंसाइनर सेंड टू द गुड्स टू कंसाइनी एट इनवाइस प्राइस नॉट एट कॉस्ट प्राइस, इनवाइस प्राइस इज नॉर्मल सेलिंग प्राइस विच इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कंसाइनमेंट एट इनवाइस प्राइस कैसे हम कैलकुलेट करेंगे वो उसने आपको बताया है। कॉस्ट प्राइस जो है वो एक्चुअल प्राइस है, ठीक है, और इसमें जो एक्स्ट्रा आप चार्ज कर रहे होंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो फिर इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो वो हमारे पास इनवाइस प्राइस बन जाएगा। तो इसका मतलब है इनवाइस प्राइस में दो चीजें आएंगी, एक तो कॉस्ट प्राइस है और दूसरा प्रॉफिट। उसके बाद क्लास वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की हम बात करेंगे। तो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक जो है इसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरह हमने इन चीज़ों को डील करना है। इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल दैट टोटल कॉस्ट स्टॉक ऑफ कंसाइन गुड इज सोल्ड आउट बाय द कंसाइनी। सम स्टॉक कैन रिमेन अनसोल्ड विद द कंसाइनी। दीज गुड्स दैट रिमेन अनसोल्ड विद द कंसाइनी आर नोन एज कंसाइनमेंट स्टॉक। तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया कि जो गुड्स सोल्ड नहीं होती कंसाइनी के थ्रू, उन गुड्स को हम कंसाइनमेंट स्टॉक कहते हैं। तो इनकी वैल्यूएशन जो है वो भी की जाती है, और इनकी वैल्यूएशन को रिकॉर्ड भी करना होता है आपने। ठीक है, और ये जो रिकॉर्डिंग होगी ये कंसाइनर की बैलेंस शीट के अंदर आप इनको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो दिस स्टॉक डेट इज लेफ्ट विद द कंसाइनी इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। ठीक है, तो इस स्टॉक को हमने कंसाइनर की बैलेंस शीट के अंदर जब हमने पुट करना है, ठीक है, तो हमने ये देखना है कि ये कॉस्ट प्राइस और या मार्केट प्राइस, इन दोनों में से जिस पर कम पे वैल्यू आएगी उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे। ओके जी, मजीद ये बता रहे हैं इन केस ऑफ कंसाइनमेंट कॉस्ट मीन नॉट ओनली द कॉस्ट ऑफ द गुड्स एज सच टू द कंसाइनर बट आल्सो ऑल एक्सपेंसेस इनकर टिल द गुड्स रीच द प्रेमिसेस ऑफ द कंसाइनी। ठीक है, अब यहाँ वो बता रहे हैं कि सिर्फ कॉस्ट जो ओरिजिनल गुड के ऊपर पड़ी सिर्फ वही कॉस्ट नहीं है। ठीक है, और बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जो कि कंसाइनर की प्रेमिसेस से निकलने के बाद कंसाइनी की प्रेमिसेस तक पहुंचे हैं। अब इन एक्सपेंसेस में वो आपको बता रहा है पैकेजिंग के एक्सपेंस हो सकते हैं, फ्राइट है, कॉटेज है, इंश्योरेंस ट्रांजिट है, ऑक्ट्री है। ठीक है, ये डिफरेंट एक्सपेंसेस हैं जो कि आपको बेयर करने पड़ सकते हैं, और इसी के बारे में आपने आगे रिकॉर्डिंग भी करनी होगी। सिर्फ कॉस्ट आपकी जो उस चीज को एक्वायर करने पे लगी है वो नहीं, बल्कि दूसरे एक्सपेंसेस को भी आपने इसमें ऐड करना होगा। और जी क्लास 10 है जी वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में। वो आपको फार्मूला बता रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड अनसोल्ड, जो कि गुड्स आपकी अनसोल्ड है उनके ऊपर कॉस्ट जो पड़ी है, प्लस प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय बोथ कंसाइनर एंड कंसाइनी। अब नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कि आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सपेंसेस बेयर नहीं करने पड़ते, वन टाइम होते हैं। ठीक है, अब ये वो एक्सपेंसेस है जो कि कंसाइनर भी बेयर कर रहा होता है और कंसाइनी भी। जब इन दोनों कॉस्ट को हम ऐड करेंगे तो फिर कॉस्ट प्राइस ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक जो है वो हम डिराइव कर सकते हैं। ओके, देन है जी कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस। अब यही उसको डील करेगा और बताएगा कि नॉन रेकरिंग या डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं और रेकरिंग और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं। ठीक है, इनको हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। नॉन रेकरिंग और डायरेक्ट एक्सपेंस आर दोज एक्सपेंस विच आर इनकर्ड फॉर रिसीविंग द गुड्स। दे आर पेड ओनली वंस व्हेन गुड आर रिसीव्ड लाइक कैरीज, फ्राइट, अनलोडिंग एंड लोडिंग। ठीक है, ये अब आपको आइडिया होगा कि वन टाइम एक्सपेंस होते हैं, ये कंटिन्यू नहीं रहते कि इनको फ्यूचर में भी आपको ये एक्सपेंस पे करना पड़े, ये वन टाइम एक्सपेंस है। रेकरिंग एक्सपेंसेस जो होंगे वो उनकी नेचर ऐसी होगी जो कि आप फ्यूचर में भी आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो दीज आर दोज एक्सपेंसेस विच आर पेड बाय कंसाइनी फॉर सेलिंग द गुड्स। दे आर रेकरिंग नेचर लाइक गुडान, शॉप रेंट, एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस, प्रीमियम, ईटीसी। इस तरह की ये जो सारी चीजें हैं ये रेकरिंग या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगी।
ओके जी क्लास, उसके बाद है जी अकाउंट सेल। एन अकाउंट सेल इज ए periodically summary statement sent by the consignee to the consigner. It contains details regarding sale made, expenses incurred on the behalf of the consigner, commission earned, unsold stock left with the consignee, advance payment or security deposit with the consigner, and the extent to which it has been adjusted, balance payment due or remitted. It is a summary statement and is different from the sale account. तो basically इस सेल इसके अंदर ये जो हमारे पास अकाउंट सेल है, इसके अंदर हमने उन तमाम चीज़ों को डिफाइन करना होगा जो कि कंसाइनी जो है वो कंसाइनर की तरफ भेज रहा होगा एक स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें उसने वन बाय वन इसमें डिस्कस कर ली है। उसके बाद है जी एडवांस बाय द कंसाइनी versus security against consignment. So generally, the consigner insists the consignee for some advance payment for the goods consigned at the time of delivery of goods. This advance payment is adjusted in full against the amount due by the consignee on account of the goods sold. तो बाज़ दफ़ा कंसाइनर जो है वो कंसाइनी को कह देता है कि मुझे कुछ एडवांस तुम भेज दो, जैसे ही डिलीवरी होगी तो हम उसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। But if the advance money deposited by the consignees in the form of security against the goods consigned, then the full amount is not adjusted against the amount due by the consignee to the consigner on account of goods sold. In case there is any unsold stock left with the consignee, in that case, proportionate security in respect of unsold goods is carried forward till the time the respective goods held with the consignee are sold. अब वो ये यहाँ कह रहा है कि अगर जो कंसाइनी है वो अगर एडवांस भेज देता है और उसको एज अ सिक्योरिटी के तौर पे यूज करते हो तो फिर उस फुल अमाउंट को आप एडजस्ट नहीं कर सकेंगे अमाउंट दी अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू बाय द कंसाइनी टू द कंसाइनर, ठीक है। और वो किस अकाउंट में नहीं हो सकेगी, अकाउंट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर। अच्छा जी, अब यहाँ इसने एक इलस्ट्रेशन आपको दी है, इस इलस्ट्रेशन को हम थोड़ा सा समझते हैं और इसी की बेस पर उसने आगे इसको सॉल्व करके हमें बताया कि अगर कंसाइनमेंट गुड्स हो हमारे पास तो फिर अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट हम कैसे इसको डिस्कस करेंगे। Okay, जी, X sent on 1st July 2006 to Y goods costing rupees 50,000 and spent rupees 1,000 on packing. etc. On 3rd July 2006, Y received the goods and sent his acceptance to X for rupee 30,000 payable at 3 months. Y spent rupee 2,000 on freight and cartage, rupees 500 on godown rent, and for rupee 300 on insurance. On 31st December 2006, he sent his account sale along with the amount due to X, showing that 4/5 of the good has been sold for rupee 55,000. Y is entitled to the commission of 10%. One of the customer turned insolvent and couldn't pay rupee 600 due from him. Show the necessary ledgers account. तो यहाँ basically दो पर्सन्स की उसने बात की। एक्स ने 1 जुलाई को वाई को सेंड की है गुड्स, ठीक है, और उनकी कीमत उसने बताई है जी 50,000 और इसकी पैकेजिंग के ऊपर 1,000 रुपया लगा है, ठीक है। और जिस तरह ऑन 3rd जुलाई को जैसे वाई ने रिसीव की हैं ये गुड्स और उसने एक एक्सेप्टेंस अपनी दे दी है, ठीक है, कि ये जो 30,000 के जो पेएबल हैं ये 3 मंथ्स में ये इसको पे कर देगा। तो वाई ने स्पेंड की हैं 2,000 ऑन द फ्राइट एंड कार्टेज के ऊपर, 500 उसके डाउन रेंट का पड़ा और 300 उसने इंश्योरेंस का दिया। 31 दिसंबर को ही सेंट हिज अकाउंट सेल, ठीक है, उसने अकाउंट सेल से रेलिवेंट जो चीज़ें थी वो उसने दिखाई और बताया कि 4/5 ऑफ द गुड्स जो हैं वो सोल्ड हुई हैं 55,000 रुपीज़ पर। और वाई ने इंटाइटल किए कमीशन 10% के हिसाब से। एक कोई कस्टमर था वो इंसॉल्वेंट हो गया और उसने 600 जो है वो पेमेंट नहीं दी, वो ड्यू पड़ी हुई है। अब आपने लेजर अकाउंट्स बनाने हैं, नेसेसरी लेजर्स अकाउंट, और आपने इन सारी ट्रांजैक्शंस को इसमें रिकॉर्ड करना है। अब आपके सामने इंपॉर्टेंट लेजर अकाउंट वो बता रहे हैं कंसाइनमेंट टू वाई अकाउंट। अब इसके अंदर वो सबसे पहले आपको बता रहा है टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट वो 50,000 से थी, ठीक है, और बैंक एक्सपेंस कितना हुआ 1,000 पैकेजिंग के ऊपर जो हुआ उसका, ठीक है। अब जो दूसरी साइड पे आपने देखा जो हमने चीजें क्रेडिट करनी है वो कौन सी करेंगे जी, वाई सेल प्रोसीड हुई 55,000 से। वो जो इन्होंने 4/5 गुड्स जो हैं वो सेल आउट की, तो वो बेसिकली जब सेल आउट होंगी तो डेफिनेटली वो क्रेडिट होंगी। तो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट जो है वो टोटल हमारे पास कितना है 10,600 के हिसाब से। ओके, उसके बाद है जी 31 दिसंबर को वाई एक्सपेंसेस एंड बैड डेट जो हुए वो 3,400 के हुए।
वाई ने जो कमीशन चार्ज किया वो 10% के हिसाब से वो 5500 हुआ, क्योंकि 55,000 की जो गुड्स हैं वो सेल आउट हुई थी। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो ट्रांसफर हुआ प्रॉफिट से 5700 से। तो इस तरह हमारे पास डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जो है वो दोनों इक्वल हो गई। अच्छा जी, उसके बाद हम लेजर बनाएंगे गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो वो उसके अंदर हमने डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे दो अकाउंट्स को डील करना है। तो डेबिट साइड पे हमने ट्रेडिंग अकाउंट को 50,000 से डेबिट किया और कंसाइनमेंट टू वाई अकाउंट को हमने 50,000 से क्रेडिट किया। उसके बाद जी लेजर हम बनाएंगे स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। इसमें कंसाइनमेंट अकाउंट को हमने डेबिट किया 10,600 से, ठीक है। और इसी बैलेंस को हमने आगे कैरी फॉरवर्ड जब हमने किया तो दूसरी साइड पे हमारे पास क्रेडिट पोर्शन आ गया और इस तरह हमारे जो दोनों साइड्स हैं वो इक्वल हो गई। उसके बाद वाई अकाउंट्स, इसमें हम देखेंगे अब इन्होंने यहाँ कंसाइनमेंट वाई अकाउंट में 55,000 जो है वो डेबिट किया है, ठीक है। बिल रिसीवेबल जो अकाउंट था उसमें इन्होंने कंसाइनमेंट टू वाई अकाउंट जो है वो 30,000 से क्रेडिट किया। एक्सपेंस एंड बैड डेट कमीशन जो था वो 3,400 से इन्होंने क्रेडिट किया है। और जो बैंक के थ्रू कमीशन जो इनको मिला था 10% के हिसाब से वो 5,500 वो भी क्रेडिट हुआ। और बैलेंस जो रिसीव हुआ तो वो 16,100 है, ठीक है। तो दोनों साइड जो हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जो है वो दोनों इक्वल हो गई इस तरह। यहाँ तक क्लास हमारी ये लेक्चर था। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लियर हुई होंगी बहुत सारी चीज़ें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और ओके जी, अल्लाह हाफिज़।